हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी इंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हेलो, वेलकम है सभी को। गणित क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों का गणित का मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया, साथ में विज्ञान और इंग्लिश हिंदी सभी का मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। बस आप लोगों का कमेंट आएगा, उसके अनुसार मैं ज़्यादातर वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़्यादातर गणित का पेपर का कमेंट आएगा तो ज़्यादा कमेंट गणित पे बनाऊंगा, अगर विज्ञान पे ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा विज्ञान पे बनाऊंगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज़ का वीडियो मांगते हैं। ठीक, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 1 से। अध्याय 1 है संख्या पद्धति, जो गणित के लिए बनाया जाएगा। और इसमें हम क्या बताएंगे ये भी हम आपको समझा देते हैं। इसमें हम बताएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक अंक के पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी फर्स्ट और अति लघुत्तरी सेकंड, इस तरह से दो होते हैं। एक अति लघुत्तरी फर्स्ट होता है जो 1 नंबर के पूछा जाता है, और एक अति लघुत्तरी सेकंड होता है जो 2 अंक के पूछा जाता है। तो ये तीनों इंक्लूड किए हैं आज के हम इस वीडियो में। और अध्याय आपको पता चल गया, सभी के सभी क्वेश्चन जो बताएंगे सब महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उसको हल करके भी दिखाने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देने से कोई फायदा नहीं होगा, हल भी हम करके दिखाएंगे, चाहे वो फिजिक्स रहे, चाहे आपका केमिस्ट्री रहे, चाहे बायो रहे, चाहे तो वो गणित रहे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको समझ में आने वाले हैं। साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, वो भी हाई स्कूल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यदि 65 और 117 के HCF मतलब महत्तम समापवर्तक को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, A4, B2, C1 और D1 3। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात उठती है कि हमें लिखना कैसे है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर क्या हम इस क्वेश्चन को लिखें उसके बाद आंसर लिखें? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में दिया रहेगा, आपको बस उत्तर लिखना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर 1 डालना है। अगर ये 2 रहेगा तो 2 डालना, 3 रहेगा तो 3 डालना। ठीक, उत्तर डाल दिए। डालने के बाद ये मान लीजिए 1 का क दिया गया है। अगर क लिखा है तो यहाँ पे लिखिए 1 का क। अब उसके बाद इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है और कैसे सही है, ये भी हम हल करके भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आया हुआ है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा हल। हमें ज्ञात करना है m का मान। ठीक, m का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 65 और 117 का हम HCF ज्ञात करेंगे। 65 को लिख सकते हैं 13 × 5, 13 × 5 = 65। ठीक, 13 × 5 = 65, ये हो गया। और 117 को हम क्या कर सकते हैं? इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 117 को गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 13, 3 3 के 9, 9 का 13 में गुणा कीजिए, 117 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों में जो चीजें हमें उभयनिष्ठ मिलता है, जो कॉमन मिलता है, वही होता है HCF, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या है? एक 13 है और यहाँ पे भी 13 है। अगर 13 मैच करता है तो हमारा HCF आ गया है 13। लिख सकते हैं HCF बराबर 13। HCF मैंने 65 और 117 का HCF मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है m का मान। तो उसके लिए जो हमें कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के अनुसार हम रखेंगे। क्या है? 65m - 117 बराबर इसका HCF आया है 13। क्लियर है? इसके बाद इसको हम भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो गया 65m = ये 13 पहले से मौजूद है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के रूप में, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर जाएगा 117 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 65 = 7 3 10, 1 1 2 और 1 3, 130 हो गया। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे 65m दिख रहा था, हम 65 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो क्या मिलेगा? m बराबर 130, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा 65।
हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 65 दूना के 130, हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। ऑप्शन बी नंबर सही दिख रहा है। हमें लिखना है उत्तर पहले का क 2, ठीक है, बी ऑप्शन में 2 सही है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा और ये जो हल करेंगे ये आपको रफ कार्य में करना पड़ेगा। रफ कार्य कहीं भी आप बना सकते हैं, लास्ट पेज में बनाने के बाद उसको कैंसिल भी कर देना है, बिना कैंसिल करके नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 पावर 2, 3 पावर 3, 5 पावर 4 और b बराबर है 2 पावर 3, 3 पावर 2 इंटू 5, ये दिया गया है। और ये जो 5 है इसका पावर 1 है, भले लिखा गया हो या नहीं, ठीक। हमें क्या करना है, इसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं a के लिए और b के लिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हमें कैसे ज्ञात करना है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे कम घात वाला जो होगा उसी को हम लेते हैं। जैसे इसमें सबसे कम घात वाला 2 है, तो इसमें से और इसमें से, दोनों में से अगर देखा जाए तो सबसे कम घात वाला हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक। हमें सबसे कम घात वाला 2 के पावर 2 मिलेगा। इन दोनों में से मैच कराएंगे तो 2 के पावर 2 मिल गया। उसके बाद 3 का देखते हैं तो 3 के पावर 3 और 3 के पावर 2 यहाँ पे, तो इसमें सबसे कम घात ये है, ठीक। तो ये हो गया गुणे 3 के पावर 2। अब देखते हैं 5 के लिए, 5 के पावर 4 है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है, तो सबसे कम घात किसका है, जो कम घात होगा उसी को हमें लेना है। तो ये है 5 के घाते 1। हम कम घात क्यों ले रहे हैं ये भी बता दें, क्योंकि HCF मतलब महत्तम समापवर्तक में सबसे कम घात वाले को ही लिया जाता है, जिसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ वही होता है HCF। तो उभयनिष्ठ ये चीजें मिल रहा था, मैंने ले लिया। इन सभी का गुणा करना पड़ेगा। 2 के पावर 2 बराबर 4 गुणे 3 के पावर 2 बराबर 9। 3 दूनी के 6 मत कीजिएगा, 3 का 3 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 3 के 9 हो जाएगा। और गुणे 5 एकम 5, इन सभी का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 चौक के 20। अब 20 में 9 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन में बी नंबर सही है। तो ऐसे आपको टिक नहीं करना है, आपको लिखना है दूसरा। तो ये हो गया दूसरा, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन है 180 लिखा हुआ है। इस तरह से आपको लिखकर तब आंसर देना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा नंबर, पाई है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये उठती है कि पाई क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या तो इनमें से कोई नहीं। ये क्या है, हमें ये चीजें बताना है। तो पाई क्या है मैं आपको बता देता हूं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये नंबर सही है। अब ये कैसे है ये भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे तीसरे का सी, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक। अपरिमेय संख्या क्यों है, कुछ लोग कहते हैं कि सर पाई को तो हम 22/7 भी लिखते हैं, तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर, तो p/q के रूप में जिसे हम कहते हैं वही तो हमारा परिमेय संख्या होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं, लेकिन ये क्यों अपरिमेय है ये भी समझ लीजिए। देखिए 22/7 है, ये एक तरह से हमें क्या माना गया है, ये निकटतम माना गया है। निकटतम, जो निकटतम मान होता है, ये लगभग में मान होता है, उसे हम पाई नहीं कहते हैं। ये निकटतम मान माना गया है। कभी भी आप उठा के देख लीजिएगा गणित को कि पाई का मान 22/7 जो माना गया वो निकटतम मान माना गया है, एक करेक्ट नहीं माना गया कि इतना होता ही है, ठीक। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। और भी इसके रीजन है, कारण है, जो बहुत लंबे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला। अगर आपको चाहिए अलग से तो मैं कमेंट कीजिए, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरी से। अति लघुत्तरी फर्स्ट जो 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ये समझिए। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ये है। अब इसको हल कैसे करना ये समझिए। हमें लिखा है 140 को, तो 140 मैंने ले लिया। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य, अभाज्य पहले लिख लेता हूं, अभाज्य। इसका मतलब क्या है समझिए। अ मतलब नहीं और भाज्य मतलब जो कट जाए, तो जो किसी से ना कटे, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर जो किसी से भी भाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। अब 140 को हमें तोड़ना है, इसके लिए क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि अपनाएंगे। लिखेंगे
गुणनखंड करने पर, ठीक। तो यहां से करेंगे गुणनखंड 140 का। 140 का गुणनखंड कैसे होगा? गुणनखंड विधि आपको आता होगा। पहले 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते के 14 और 0, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, इसका आधा कर देंगे 35। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट की संख्या सम संख्या नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 से वो नहीं कट रहा है, इसलिए हम 5 से काट सकते हैं। 5 सत्ते के 35, फिर 7 से काट लीजिए, ये हो गया 1, ठीक। हमें क्या करना है? इसका अभाज्य लेना है। तो इसका गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये मिल चुका है। तो लिख सकते हैं 140 बराबर 2 का 2 बार गुणा, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, अगुड़े ये हो गया 5 अगुड़े 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 1 अंक के लिए पूछा जाता है। दिया है HCF मतलब महत्तम समापवर्तक है 252,594 बराबर 18। ज्ञात कीजिए कि LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक 252,594, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं लघुत्तम समापवर्तक LCM का फॉर्मूला लिख देता हूं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल टोटल के अपॉन उनका HCF मतलब उनका महत्तम समापवर्तक रख लेते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? वो हमारा है 252 और गुणनफल करना है मतलब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं 594, ये हो गया 594 बटे के उनका HCF हमारा 18 दिया गया है, तो ये हो गया HCF। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इन दोनों का अगर हम HCF ज्ञात करते हैं, मसा ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दिया गया, तो इन दोनों का गुणा और मसा 18 आया हुआ मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया जो हमें LCM ज्ञात करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे ये समझिएगा। इसको हल करने के लिए हम इसको कैंसिल करेंगे, या तो इसको काटिए या तो इसको काटिए, ठीक। तो ये हमें मिल जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 18 1 जा 18, बचेगा कितना? बचेगा 72 हो जाएगा। 80 4 जा 72, ये हो गया। फिर 14 को हम 594 से गुणा कर देंगे तो हमें LCM की वैल्यू मिल जाएगी 8316। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना विस्तार भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है, ठीक। हल करेंगे। हल करने के लिए जो हमें परिमेय संख्या लिखा है वो ले लेते हैं। परिमेय संख्या क्या लिखा है? 17/90, ये मैंने ले लिया। अब इसका अशांत आवर्ती कैसे ज्ञात करना है? तो हम ले लेते हैं 90 को, 90 का करेंगे गुणनफल, गुणनखंड विधि से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 45, फिर 3 से कर लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 15 3 के 45, ये हो गया। फिर 3 से करेंगे ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। ये मैंने गुणनखंड कर लिया। मतलब 90 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार है और गुणे 5, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इसमें कोई भी 17 का गुणज मौजूद नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? 17 का कोई भी गुणज मौजूद नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं 17/90 बराबर 17/90 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5। हम देखा जाए यहाँ पे अगर 17 से कोई भी मैच करता है तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये 17/90 क्या है? ये अशांत मतलब किसी भी कटने के कंडीशन में नहीं है, अशांत आवर्ती है। अगर ये कट जाता किसी से तो वो अशांत नहीं होता, ठीक। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इसको तुलना करना चाहते हैं तो तुलना मैं करके दिखा देता हूं। तुलना ये होगा 90 बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5, इसको तुलना करना है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n से। देखिए 2 का कोई पावर नहीं है, 5 का कोई पावर नहीं है, तो ये करेंगे नॉट इज इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 0.0.16 पर बार लगा है,
को सरलतम भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 नंबर में होते हैं। आप लोगों को परेशानी है, यहाँ पे होता है कि 0.16 बार। अब ये बार का मतलब क्या होता है या इसको हम कैसे भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम बता देते हैं सिंपल तरीके से। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले बार का मतलब समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 पर बार लगाए तो इसको हम लिख सकते हैं 7 7 7, ये ऐसे चलता जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 का बार, मतलब दोनों का बार लगा हुआ है, हम कहेंगे 6 2 6 2 6 2, ऐसे ये चलता जाएगा। कहने का मतलब समझ गए, अगर जितने पर बार लगा है उतनी बार वो रिपीट होता जाता है। क्लियर है। चलिए इसको हमें हल करना है, भिन्न के रूप में हल करना है। तो भिन्न का मतलब होता है कि एक अंश होना चाहिए और एक हर होना चाहिए। तो इस सवाल को 0.16 बार को हमें अंश और हर के रूप में व्यक्त करना है, यही हमें क्वेश्चन बोल दिया है। तो यहां से हम हल करना प्रारंभ करेंगे। ठीक, चलिए ध्यान से समझिए। 0.16 बार, इसको हम लिखेंगे 0.16666, ऐसे ये डॉट डॉट चलता जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद ये चीजें हम मान लेंगे कि ये माना x बराबर ये संख्या है 0.1666, इस तरह से ये जो संख्या है ये x बराबर मैंने मान लिया। ठीक, इसके बाद हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10x बराबर, इधर अगर गुणा करते हैं तो ये जो दशमलव है ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने 10 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 0 0 तो हट जाएगा, क्योंकि आप 0 से मतलब ही नहीं है। दशमलव उठ के यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.666, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से फिर से हमें क्या करना है, इस समीकरण में कह लीजिए, या तो सॉरी यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे समीकरण 1 में अब 100 से गुणा करने पर आपको हम बता दें ये मैं क्यों गुणा कर रहा हूं, ये भी बता दूं, क्योंकि एक समीकरण हमें 10x पर मिलेगा और दूसरा करेंगे तो 100x मिलेगा। इन दोनों को घटाएंगे तो हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए 100 से गुणा करके हल करते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 ये था, उसमें मैंने दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया तो इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा, देखिए 2 0 से मैं गुणा कर रहा हूं तो इधर अगर 2 0 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के 2 स्थान पे जाएगा, 1 2 यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे 16.66, इस तरह से ये चलता जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 में से 2 को घटा लेना है। ठीक है, इस तरह मैं घटा के हल करूंगा, सॉरी 2 में से 3 को घटाएंगे तो भी सरल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 3 में से घटाने पर, ठीक, देखिए समीकरण 2 को 3 में से मतलब इसमें से 2 को घटाना है, तो ये जो है वो है हमारा 100x बराबर 16.66। ये समीकरण नंबर कितना था, 3 था। लेकिन समीकरण 2 क्या था वो देखिए, वो था 10x बराबर 1.666, इस तरह से था। ये समीकरण नंबर 2 था। हमें इसी को घटाना है। कैसे घटाना है ये देखिए, घटाते समय 100 में से 10 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 90x बराबर, अब देखिए यहाँ पे कैसे घटेगा, देखिए 16 में से 1 को घटा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 दशमलव, बाकी 666 आता जाएगा, इधर भी आता जाएगा, तो ये टोटल इससे घट के कैंसिल हो जाएगा, केवल हमें मिल जाएगा 15। ठीक है जी, ये हो गया 15। उसके बाद हम इस 90x को केवल x बराबर ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये 90 जो है वो भाग में चला जाएगा। ठीक, तो ये 15 6 हमारा हो जाएगा 19, तो 1/6 6 बार में कैंसिल हो गया। तो हमें x की वैल्यू क्या मिला, ये मिला 1/6। हम x बराबर क्या माने थे स्टार्टिंग में, x बराबर मैंने माना था कि 0.16 बार, ये मैंने स्टार्टिंग में मान रखा था, तो इसकी वैल्यू आ गया 1/6, जो ये अंश है और ये हर है। मुझे भिन्न के रूप में ज्ञात करना था, ये मैंने ज्ञात कर दिया। अगर इतना करेंगे तो आपको पूरे अंक दे दिए जाएंगे, कहीं भी कटौती नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आते हैं हम अति लघुत्तरी सेकंड पे, जो 2-2 अंक
प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्या 6 और 72, 72 और 120, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें ये दोनों तो ज्ञात करना है मसा लसा, लेकिन हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि उपयोग करना है और कोई विधि हमें यूज नहीं करना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। पहले 6 मिला है तो 6 को हम करेंगे गुणनखंड 2 गुणे 3, ये हो गया। अब इसी तरह से 72 को लेते हैं तो 72 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से मैंने इसका गुणनखंड कर लिया। ठीक, 72 का 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, 24 3 के 72। ठीक, इस तरह से इसका गुणनखंड कर लिया। अब बचा है 120, तो 120 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 120 के लिए लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे इतना आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक साइड में बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे मैं 72 को ले लेता हूँ, बाकी इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं साइड में बता देता हूँ। जैसे 72 है, इसको कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे 18, मतलब भाग दे रहे हैं, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार मैंने कर लिया, फिर 3 गुणे 3 ये हो गया। इसी तरह से 120 को यहाँ पे लेना है और इसी तरह से कर लेना है, तो ये चीजें मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें से सबसे पहला चीज हमें HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब मस, जिसे हम हिंदी में मसा कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, कैसे होगा, मसा के लिए सबसे पहली बात ध्यान देना कि तीनों में जब सबसे जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, उसको लेते हैं। जैसे इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो यहाँ पे मसा हो गया 2 इंटू, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी एक मौजूद है और इसमें भी एक मौजूद है, तो ये हो गया 3। अगर इसमें और कोई मौजूद नहीं है, इसमें लेकिन मौजूद है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी में नहीं लेना है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा, मसा हो जाएगा 6। क्लियर है, HCF मैंने ज्ञात कर लिया, 6 हो गया। लेकिन अभी हमें LCM भी ज्ञात करना है, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो चीजें मिल रहा है, जैसे ये मिल गया और ये चीजें मिल गया, तो ये तो हम ले लेंगे 2 गुणे 3 गुणे। अब जो जो नहीं मिल रहा है उसको भी हमें लेना पड़ेगा। जैसे 2 गुणे 2, तो इन दोनों में से देखिए ये मैच कर गया और ये मैच किया, इन दोनों में से कोई 2 लेना है, ये हो गया, ये इसमें दोनों में से 1 ले लिया और इन दोनों में से 1 ले लिया। अब बचा ये और ये, तो इन दोनों को भी ले लेना है, गुणे 3 और गुणे 5। इन सभी का मुझे गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। 2 3 के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 3 के 72, 72 का 5 में गुणा कर लीजिए। ठीक, तो 72 का 5 में गुणा कर लेते हैं, तो ये 72, 5 दूनी के 10, 1 हासिल, 5 7 के 35, 1 36, तो ये हो गया 360। LCM मतलब इसका लस बराबर 360 आ गया और मस बराबर आ गया 6। यही चीजें मुझे ज्ञात करना था। अगर इतना ही कर लेंगे तो आपको पूरे 2 अंक दे दिए जाएंगे, थोड़ा सा भी कटौती नहीं किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये क्वेश्चन है, और 7 गुणे 6 गुणे 1, और यहाँ पे प्लस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया है। ठीक, ये प्लस में है। 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो हम इसको दर्शाएंगे कि अगर ये भाज्य संख्याएं हैं तो ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, इसके लिए दर्शाएंगे। तो हम लेते हैं पहले इसको, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, मतलब इन तीनों को हम गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें हम 13 को जोड़ देंगे। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1001। इन तीनों को गुणा कर लीजिए, 13 का 11 में कीजिए, 11 का 7 में कीजिए, तो इन तीनों गुणा करेंगे 1001 आ जाएगा। उसमें हमें 13 जोड़ देना है, तो ये 13 में जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1014। अब 1014 का हम करेंगे गुणनखंड, 1014। ठीक, इसका गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 507। अब देखते हैं 507 किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो इसको काटेंगे तो 3 × 3 बचेगा 2 20, 3 × 6 = 18, बचेगा 27, 3 × 9 = 27।
अब ये 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से कैंसिल करेंगे एक बार में कट जाएगा। मतलब ये जो 1014 है उसको हम लिख सकते हैं 1014 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 लिख सकते हैं। मतलब समझिएगा ध्यान से, हमें क्वेश्चन में क्या दिखा था, हमें लिखा था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस 13। इसको अगर पूरा हल किया मैंने तो क्या आया, इसको पूरा हल करने पे हमें आया 1014 आया, ठीक। और इसी 1014 को मैंने गुणनखंड किया तो हमें ये प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। इसको भी टोटल गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 1014। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम 1014 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1014 को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब गुणनखंड इसका चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमें जो 13 दिख रहा है ये हमारा क्या दिख रहा है, ये पहली दशा में अभाज्य संख्या है। 13 हमारा अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या मिल चुका है। तो इसके अनुसार हम दूसरे को भी ज्ञात करके बताएंगे कि क्या ये भी भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए, तो दूसरी दशा में मैंने इसको ले लिया। ये क्वेश्चन में था 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये था। तो यहां से लेकर यहां तक हम पहले गुणा करेंगे क्योंकि सभी आपस में गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है। तो सबको गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 5045। मैंने पहले से ही गुणा कर लिया। इसके बाद प्लस 5 करना है तो ये प्लस 5 कर दिया। अब इन टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5045 मीन्स 40 ये होगा। 40 जोड़ने पे हो गया। अब प्लस 5 जोड़ेंगे तो 5045 हो गया। अब हमें 5045 का गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक। मतलब समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 5045। तो 5045 को और किस रूप में लिख सकते हैं, इसके लिए मैं गुणनखंड करूंगा। कैसे होगा गुणनखंड, सबसे पहले ये अंत का 5 दिख रहा है तो हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 एकम 5 0, 5 नवा के 45 कर सकते हैं तो ये मिल जाएगा 1009। अब 1009 हमारा क्या दिख रहा है, ये किससे कट सकता है, तो देखा जाए तो ये किसी से नहीं कट पाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं 1009 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1009 ये लिख सकते हैं 1009 या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ठीक। इन सभी को अगर गुणा किया मैंने और जोड़ा भी तो हमें आया 5045 आया, ठीक। और इसी के अनुसार अगर हम 5 का गुणा 1009 में करें तो ये भी हमें मिलेगा 5045 मिलेगा। तो हम इसको 1045 लिख सकते हैं, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमें इससे क्या मिला कि अंक गणित के भाषा में ये भी एक आधारभूत से क्या दिख रहा है, हमें भाज्य संख्या दिख रहा है। ये भी हमें एक भाज्य संख्या दिख रहा है। इतना ही करके अगर आप छोड़ देंगे तो पूरे 2 अंक आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने 3 चीजें बताया, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी फर्स्ट जो 1 अंक के थे और अति लघुत्तरी सेकंड जो 2 अंक के थे। इतना ही आज के वीडियो में। इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा संख्या पद्धति के जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं और लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। आपको बता दूं, लघु उत्तरी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरी 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों का वीडियो अगले नेक्स्ट में बन जाएगा। इसके लिए आप कमेंट जरूर करें ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो ज्यादा बना सकूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं विज्ञान का भी आपको देकर हल करके देने वाला हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।